हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक से सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले हमने चैप्टर किया था रेवोल्यूशन इन फ्रेंच, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब बारी है कि रशिया में जो रेवोल्यूशन है वो क्यों होता है। जो यूरोप है उसमें पूरा सोशलिज्म का जो एक थॉट पैटर्न है, जो आइडिया है, वो कैसे आता है। तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा जो हमने पीछे पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में उसका एक रिकैप ले लेते हैं कि यूरोप से बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे आइडियाज आए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता है कब हुआ था, 1789 में होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि जो फ्रेंच का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट था जिसमें ये ESTAT की बात हो रही है कि पहला स्टेट था जिसमें क्लर्जी आते थे, पादरी, चर्च के लोग। जो सेकंड स्टेट था उसके अंदर नोबलिटी आते थे, नोबल पर्सन आते थे। ठीक है, अब ये वो लोग थे जिनको बिल्कुल भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर ये किसी फादर के घर में इनका जन्म हो गया है, नोबेलिटी है, ये कोई मंत्री है, तो भाई ये किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद तीसरी स्टेट की बात होती है जिसमें सारे वर्कर्स, सारे बिजनेसमैन, सारे पीजेंट्स, जितने भी वुमेन्स हैं, कुछ भी है, विमेन है, सब इसी थर्ड स्टेट में आते हैं। और ये एक ऐसा स्टेट है जो हर प्रकार का टैक्स देता है। अब यहाँ भी टैक्स 2 प्रकार थे। एक जो टीथ था वो चर्च को जाता था। ठीक है, वो चर्च को इनको देना पड़ता था टैक्स, और 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर का था। उसके बाद टाइल था जो सोल्ट पे, जो तंबाकू पे, इन सब पे लगा हुआ था, वो इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देना ही होता था। थर्ड स्टेट बिल्कुल एक तरीके से उस पे मार लगी हुई थी इन दोनों स्टेट्स की। और दूसरी बात, जो लुई 16 था वो एक ऐसा अय्याश राजा था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि चाहे कुछ भी हो, उसे सिर्फ टैक्स से मतलब था। अब इस टैक्स से ही परेशान होके जो फ्रेंच के लोग हैं वो रेवोल्यूशन करते हैं। तो ये तो सारा हमने पढ़ लिया। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? बात ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 नए थॉट आइडियाज पैटर्न बाहर निकल के आते हैं। तो ये कौन कौन से थे? एक था इक्वेलिटी, कि समाज है उसमें इक्वेलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात कहते हैं फ्रीडम की, कि भाई हमें रहने के लिए फ्रीडम चाहिए, बोलने के लिए फ्रीडम चाहिए। और तीसरा था फिटर्निटी, कि हमारे आपस में क्या होनी चाहिए? बंधुता होनी चाहिए, है ना, बंधुता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ताकि जो हमारा सोशलिज्म है, जो हमारा समाज है, वो फल फ्रूट कर सके, मतलब वो फल फूल सके। ठीक है, इन्होंने जितने भी डायनेस्टी के रोल थे, लुई 16 है, उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया, उसको हटा दिया बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होता है कि अब सारे यूरोप में, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब सबको पता चला कि अच्छा वहां के लोगों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ ऐसे आवाज उठाई, तो अब पूरे यूरोप के लोग है ना इन आइडियाज से प्रेरणा लेने लग गए। वे मोटिवेट हो गए कि देखो जैसे वो अपने तानाशाह को हटा सकते हैं, देखो जैसे वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अब देखो, इन स्थिति को सुधारने की बात कौन सा तबका करेगा? वो जिसका शोषण हो रहा है। तो शोषण किसका हो रहा है? शोषण यहाँ पे रशिया में होता है पीजेंट्स, किसानों का और वर्कर्स का। तो ये जो किसान और जो किसान है, पीजेंट्स हैं, और जो वर्कर्स है, वो रशिया में क्या करते हैं? रेवोल्यूशन लेके आते हैं। अब ये तो हम आगे आगे देखेंगे। और देखो, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जितने भी आइडियाज थे, उससे मोटिवेशन, उससे प्रेरणा हमारे देश के लोगों ने भी ली, इंडिया के लोगों ने भी ली, जिसमें राजा राममोहन राय, डेरोजे का भी नाम आता है, कि इन्होंने भी इन रेवोल्यूशन को सिग्निफाई किया कि देखो जैसे वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पर बड़ा सिर्फ उसके लिए है जो सिर्फ इसको पढ़ रहा है और जो इसको समझ के करेगा, क्योंकि इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक है सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में समाजवाद आया कैसे, इसकी भूमिका कैसे बनती है, और एक रशियन रेवोल्यूशन, कि रशिया में क्या क्या हुआ, कौन था वहां का तानाशाह जो उन्हें परेशान कर रहा था, और आगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस पार्ट को 2 पार्ट में ही डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि यूरोप में सोशलिज्म आता कैसे है। तो मैंने बताया ना, कोई भी चीज शुरुआत होती है एक विचार से। और ये विचार कौन लेके आता है? हम ही लोग लेके आते हैं। और हम भले ही हम लोग शक्ल सूरत से अलग अलग हैं, पर हमारी आइडियोलॉजी भी अलग ही है बेटा,
है ना, कि रहते हम चाहे एक जगह है, आपने देखा होगा अगर ट्विन भाई बहन भी है तो भी उन दोनों के थॉट पैटर्न में डिफरेंस होता है। एक कुछ और सोचता है लाइफ के बारे में या जीवन के बारे में, एक कुछ और सोचता है। तो ऐसे ही एक एज आती है सोशल चेंज की, कहाँ, यूरोप में। तो वहां 3 तरह के लोग आते हैं। एक है लिबरल, जिनको हम हिंदी में उदारवादी कहते हैं। उसके बाद आते हैं रेडिकल, जो बिल्कुल एकदम से चेंज चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम से चेंज हो। और दूसरे आते हैं कंजर्वेटिव्स, कि जिनको इन चेंज से ज्यादा मतलब नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये चेंज आए। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं ये लिबरल कौन है। ध्यान से पढ़ेगा, यही क्वेश्चन आता है कि लिबरल के बारे में लिखिए, रेडिकल्स के बारे में बताइए, या जो कंजर्वेटिव्स हैं उनकी क्या थॉट पैटर्न थे। तो जो लिबरल लोग हैं ना, ये एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा समूह है जो कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज की जरूरत है, कि सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, वो तानाशाही वाला चीज नहीं चलेगा, है ना। और वो ये भी कहते हैं कि, वैसे कहते हैं कि धर्म हर प्रकार के झगड़े का कारण हो जाता है, पर ये कहते थे कि हर एक धर्म की हमें क्या करनी चाहिए, हमें इज्जत करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, बुद्धिज्म है, चाहे कुछ भी है, हमें हर एक रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात ये क्या कहते थे कि जो वंश आधारित शासक है ना, ये जो डायनेस्टी मोनार्की चलती आ रही है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा, कि भाई ये चीजें गलत है। हमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए, जहां पे हम अपनी सरकार को चुने और सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करे, हमें ऐसे पागल ना बना दे अपने अपने फायदे के लिए। ऐसी सरकार चाहते हैं जो इलेक्टेड हो। अब आपको इसको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि वाह कितना अच्छा शब्द बोलते हैं, ये तो डेमोक्रेट्स होंगे, लोकतंत्रवादी होंगे। पर नहीं, यहाँ इनका यही एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि ये डेमोक्रेटिक की बातें तो करते हैं डेमोक्रेट्स की, पर ये डेमोक्रेट्स है नहीं, क्योंकि इनकी नजर में जो वोट देंगे वो सिर्फ वो लोग वोट देंगे जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास प्रॉपर्टी है। क्या कह रहे हैं कि लिबरल्स वे लोग हैं जो डेमोक्रेट की बात तो करते हैं पर डेमोक्रेटिक्स है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सभी को मत का अधिकार हो, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। और ये आपको पढ़ते हुए समझ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहे होंगे जब ये बोल रहे हैं कि जो सिर्फ प्रॉपर्टी मैन ही वोट देगा। इसका मतलब जितनी भी वुमेन है, जितने भी नॉन प्रॉपर्टीज आदमी हैं, मतलब जो वर्कर्स हैं या जो वो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सहूलियत नहीं है, वो तो किसी भी प्रकार का वोट देंगे ही नहीं। उनको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि सरकार किसकी है, क्या चल रही है। उनके जो खुद के काम है उन्हें सिर्फ वो करना चाहिए। तो लिबरल के बारे में आप समझ गए। ये क्वेश्चन भी आता है कि लिबरल्स को क्यों नहीं कहते कि वो डेमोक्रेट्स हैं, बिकॉज द लिबरल हाउएवर वर नॉट डेमोक्रेट एज दे डिड नॉट फेवर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब आपने देखा ना कि वुमेन्स ने अपने वोट का अधिकार मांगा, कहां? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और इतनी लंबी लड़ाई के बाद 1946 में जो फ्रेंच की औरतें हैं उनको वोटिंग का अधिकार मिलता है। जो फ्रेंच की वुमेन है उनको वोटिंग का जो राइट है वो मिलता है, ठीक है, 1946 में। तो लिबरल्स ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते औरतों को और नॉन प्रॉपर्टीज आदमी को वोटिंग का अधिकार मिले। आई होप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं रेडिकल। भाई रेडिकल ऐसे लोग हैं जो यूं कहते हैं कि एकदम से एक्शन लो। आप अगर कोई हमारे इन विचारों का हनन कर रहा है या जो ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, उनको एकदम से ध्वस्त कर दो। एक मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो वॉयलेंस में विश्वास रखते हैं। रेडिकल ऐसे लोग हैं। और इनकी सबसे प्लस बात पता है क्या है? इन रेडिकल्स की पॉजिटिव ट्रेट क्या है? ये जो वुमेन्स के मूवमेंट है ना, ये उसके साथ है। ये चाहते हैं कि वुमेन्स भी वोटिंग राइट को पाए, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि द रेडिकल वांटेड अ गवर्नमेंट ड्यूटी इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, की मतलब चाहे कंट्री में युवा हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, चाहे कोई भी है, सभी इलेक्शन में आए, सभी वोट करें।
और इनकी पॉजिटिव बात यही रही कि वुमेन्स के साथ खड़े थे। आप एक वर्ड पढ़ोगे सफरेट मूवमेंट, तो ये उसके साथ थे कि महिलाएं जो भी अपनी आजादी के लिए, अपने वोटिंग के लिए कर रही हैं, उनके साथ रहे। और ये सबसे बड़े विरोधी थे कि जो संपत्ति है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहे। मतलब जैसे ओनर्स बन के बैठ जाते हैं ना, वो प्रॉफिट खाते हैं, वो जो प्रॉफिट है उसका भी जो पार्ट है वो हम जो वर्कर्स या जो काम कर रहे हैं उनको मिले। सिर्फ उस प्रॉफिट का मजा वो ओनर ना करे, क्यों? वो ओनर तो बिना उन वर्कर्स के कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसे लोग थे जो ये नहीं कहते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, पर वो ये कहते थे कि जो प्रॉपर्टी है उसका जो कंसंट्रेशन है सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में ना रहे, कि अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो भाई जिसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। उसको बस आपने 100-200, मतलब हम अपनी रुपए की लैंग्वेज में बोलेंगे कि उसको आपने कुछ चंद पैसे दे दिए और उसको बोले चलो हो गया तेरा काम, ऐसा नहीं। तो रेडिकल विश्वास रखते थे वॉयलेंस में, इनके अंदर पेशेंस नहीं था। महिलाओं के मताधिकार के बारे में, महिलाओं के जितने मूवमेंट थे उनके बारे में सोचते थे। ये चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट नहीं थे, पर अगर पैसे का सिर्फ किसी कुछ हाथों में ही हो तो ये इस चीज के विरोधी थे। उसके बाद आ जाते हैं कंजर्वेटिव्स, मतलब जो बहुत बड़े बड़े घरानों से, जिनके पास पहले पैसा था, ये वो लोग हैं। ये इस आइडियोलॉजी में बिहेव का में बात कर रहे हैं कि भाई ये तुम चेंज वेंज की जो बातें कर रहे हो छोड़ दो, एक कुछ चेंज वेंज नहीं आना चाहिए, अभी चेंज की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ ऐसा होता है कि इन्हें भी धीरे धीरे महसूस होने लग जाता है कि जैसे वहां फ्रेंच रेवोल्यूशन की आवश्यकता थी, ऐसे यहाँ रशिया में भी रेवोल्यूशन की जरूरत है। तो आई होप आप इन तीनों के बारे में समझ गए होंगे कि कंजर्वेटिव्स कौन है, लिबरल कौन है और रेडिकल्स कौन है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ना, उस टाइम जितना भी पॉलिटिकल कुछ हो रहा होता है उसमें उथल पुथल चल रहा होता है, समाज बदल रहा है, लोगों के थॉट्स बदल रहे हैं। अब होता क्या है कि अब लोगों के पास ना अब एक और चेंज आएगा। सुनो कैसे आएगा कि धीरे धीरे रशिया एक ऐसी जगह थी जहां पे ना मतलब सब लोग खेती में लगे हुए थे। इस बात को समझ के चलो कि रशिया में सब लोग खेती में लगे हुए थे, और हालांकि कहते हैं 80%, ये एनसीईआरटी के आंकड़े हैं कि 80% ऐसी जनता थी जो किस में लगी हुई थी, एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, उद्योग धंधे लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? अभी ऐसा समय आ रहा है जब इकोनॉमिक और सोशल चेंज आ रहे हैं। अब इतना हो गया है कि जितने भी मैन वुमेन चिल्ड्रंस थे वो सारे फैक्ट्रीज में काम करने आने लग जाते हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स वर ऑफन लिबरल एंड रेडिकल्स एंड दे फेल्ट दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी एनकरेज्ड। अब होता क्या है कि जैसे ही रेलवे का प्रसार होता है ना रशिया में, ठीक है, मतलब जैसे ही 1890 में रेलवेज आती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, शहर बनने लग जाते हैं, तो गांव के बहुत सारे जो किसान हैं वो कहते हैं भाई पूरे दिन मजदूरी करने से, पूरे दिन खेत में काम करने से इतना कुछ नहीं मिलेगा, चलो हम कहाँ चलते हैं, शहरों की तरफ चल पड़ते हैं। और वहां जाके वो क्या करते हैं, वहीं पे छोटा मोटा काम करना उसमें एक फैक्ट्रीज में स्टार्ट कर देते हैं, दिन की दिहाड़ी मिल जाती है उन्हें, वो पहले ठीक लगता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे पूरे गांव के गांव उठ के कहां चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। अब भाई जब इतनी बड़ी संख्या में पॉपुलेशन आएगी तो क्या होएगा भाई, वहां कोई यूं तो है नहीं कि उनकी स्वागत के लिए पहले से ही उन्होंने घर बना के रखे हुए थे कि भाई आओ और आके इन घरों में रहने लग जाओ, हाँ तुम्हारे पानी की भी व्यवस्था है, तुम्हारे सोने खाने की व्यवस्था है, तुम्हें अच्छी अच्छी फैक्ट्री में काम मिलेगा, तुम एकदम से अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता ना कि भाई कोई इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित कर दी, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगा दी। अब वो पहले तो अपने इसको काम को पूरा करने के बारे में सोचेगा ना, बाद में वो वर्कर्स कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसके बारे में सोचेगा। तो यहाँ ये वो लोग थे जिन्होंने फैक्ट्रीज लगाई जो विदेशों के अमीर आदमी थे, और ये भी लिबरल्स और रेडिकल्स अमीर आदमी थे जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी, और उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए गांव से भर भर के आदमी आने लगे, और ये खुद आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत काम है और यहाँ हमें पैसा मिलेगा। पर धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया,
हम जिस चीज को लेके आए थे या जिस सोच को लेकर आए थे ये तो उल्टा हो गया, ना यहाँ रहने का, ना यहाँ पानी का, ना यहाँ सोने का, कुछ नहीं है। अब जो कुछ जो इन लिबरल्स और रेडिकल क्लासेस में जो पढ़े लिखे जो युवा थे ना, अब उन्हें एक चीज समझ में आई कि भाई जो वर्कर्स हैं एग्जैक्टली अगर किसी इंडस्ट्री को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट ये वर्कर्स ही दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये वर्कर्स हैं इनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, है ना, इनके लिए जितनी भी एक बेसिक फैसिलिटीज है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर ये एजुकेटेड होंगे तो ये हमारी बातों को अच्छे से सुन पाएंगे, हमारे काम भी कर पाएंगे, अपने आप को आगे ग्रो कर पाएंगे, और इससे धीरे धीरे हमारी जो फैक्ट्रीज है वो अपने आप ग्रो कर जाएंगी। तो कुछ लोगों ने तो, कुछ समझदार जो गरीब जो लोग थे उन्होंने तो सोचा कि भाई क्या किया जाए, इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, इनको पढ़ाई लिखाई किया जाए, ताकि जो हमारे जो हमको अधिकार मिले वो तो ठीक है, पर भाई इनके भी तो अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अब इन सब बातों से तो जो वहां वर्कर्स काम कर रहे थे वो थोड़े से प्रभावित हो गए, थोड़े क्या ज्यादा प्रभावित हो गए कि ठीक है सर, आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो, हमें अच्छा पानी की सुविधा और ये सब चीजें दिलवा दो और हम आपके साथ हैं। तो भाई अब क्या हो गया, धीरे धीरे ऐसे लोग इन रेडिकल्स और जो लिबरल्स लोग हैं इनके आसपास घूमने लग गए, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे पूरे यूरोप में, ये 1815 की बात कर रही हूं, आप एनसीईआरटी अपना ओपन करके बैठो, ठीक है। तो क्या होता है 1850 में पूरे यूरोप में ऐसी सरकारें बनती है जिसमें नेशनलिस्ट होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, और ये जो हमारे लिबरल्स हैं वो लोग होते हैं, ये क्रांति चाहते हैं कि भाई अब क्रांति आनी चाहिए, कि जो हमारे लिए ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं उसको ठीक करवाना चाहिए, कि भाई जो हमसे इतने इतने लंबे लंबे घंटे काम करवाते हैं वो कम होना चाहिए, हमारे लिए साफ सफाई खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। अब इसमें आप एक पढ़ेंगे 1850 में ही जो इटली के एक नेशनलिस्ट है जिसका नाम है गिसेप्पे मेज़िनी, गिसेप्पे मेज़िनी, ठीक है। उन्होंने यही लक्ष्य प्राप्त किया कि कोई भी षड्यंत्र रच के जो ये राजा बने बैठे हैं ना, इन राजाओं को इनकी गद्दियों से खाली करवाना है और वहां जाके किसकी सरकार बनानी है, नेशनलिस्ट की, उदारवादी की और रेडिकल की ही सरकार बनानी है। मतलब धीरे धीरे क्या करना है, सोशल चेंज लेके आने हैं, ठीक है। सो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ यूरोप। अब यूरोप में समाजवाद कैसे आया, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया ना कि वर्कर्स कहते थे, ये मतलब इनको जो भी इनको लीड कर रहा था वो यही कहते थे कि भाई कोई फैक्ट्री अगर प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट तुम्हारी वजह से है। ये मार्क्स के विचार हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल के ही विचार हैं। मार्क्स कहते थे कि भाई जो मजदूर है ना, वो मजदूर अपनी मेहनत से उस फैक्ट्री में प्रॉफिट करा रहा है, और उस प्रॉफिट को कौन खा रहा है, उस प्रॉफिट को खा रहे हैं ये लोग जो ओनर बने बैठे हुए हैं। तो मजदूरों इकट्ठा हो, खड़े हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने हाथों में लेके बैठे ना पूंजीपति, पहले इन पूंजीपतियों को ही हटाना होगा, तब जाके कहीं हमें हमारे अधिकार मिलेंगे। क्यों, अब हम तो इनके प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, हम तो पूरे 12-12 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, पर जो ये और लोग हैं जो ओनर हैं या जो हमारे महाराज बन के बैठे हुए हैं वो तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे, ना तो हमें एजुकेशन दे रहे, ना हमारी हेल्थ के बारे में सोच रहे, ना हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज है उनके बारे में सोच रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है कि उन्होंने क्या किया था, जो वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा होने के लिए, उनके हक में लड़ने के लिए ये खड़े हुए थे। इन्होंने कहा कि आप सभी एक हो जाओ और पूंजीपतियों को जड़ से उखाड़कर फेंक दो। और ये मार्क्स ही थे जिनका विश्वास था कि जो आगे रशिया में रेवोल्यूशन होगा ना वो वर्कर्स ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, वर्कर्स ही करेंगे। अब आपको इस चीज में मैंने भी बताया कि नेशनलिस्ट, लिबरल, रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। 1815 में ये गिसेप्पे मेज़िनी है, और ये कहते कि 1815 में इन लोगों ने क्या कहा कि जो पहले से जो ये चलती आ रही है गवर्नमेंट, इसको हटाओ और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाके सब चीज अच्छे से कर दो। अब नेशनलिस्ट कौन है, डिमांडेड नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. अब ये इटली में इसने ऐसे ही किया था, इटली के महाराज को इसने ऐसे ही हटाया था कुछ षड्यंत्र रच के, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना आवश्यक है।
अब देखिए, यूरोप में सोशलिज्म आया है ना, तो वहां पे ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा, एक है रॉबर्ट ओवन और एक है लुइस ब्लैंक। इन्होंने, अब रॉबर्ट ओवन ने क्या किया, इसने इंडियाना में, इंडियाना मतलब यूएसए में, न्यू हार्मनी नाम से एक नया तरह की समुदाय की रचना की, एक नई तरह की कोऑपरेटिव कम्युनिटीज बनाई कि वहां पे सामूहिक खेत कर दिए। अब वहां पे सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, मतलब ये एक बड़ा खेत है, ठीक है, और उसमें सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस इंसान के 4 बच्चे हैं, मतलब इसकी फैमिली में 4 मेंबर इस किसान में, तो भाई तेरा इतना खर्चा होगा, तू ये ले जा। इस फैमिली में या इस किसान के 8 लोग हैं, तू इतना तेरा बनता है, तू इतना ले जा। मतलब इसने यहाँ क्या किया, कोऑपरेटिव कम्युनिटीज स्टार्ट कर दी कि आप आओ, सभी मिलके काम करो, और जो प्रॉफिट होता है या जो आपका हिस्सा बनता है, आपके घर में कितने लोग हैं उस हिसाब से, आपकी कितनी जरूरत है उस हिसाब से आप ले जाओ, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन ने ऐसे एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बिल्डिंग की, ठीक है। उसके बाद लुइस ब्लैंक कहते हैं कि भाई आप कह तो रहे हैं कि ऐसे करो और ले जाओ, पर हर कोई क्या पूरे सच्चे मन से काम करता है? अगर आप देखो किसी कंपनी में भी या किसी स्कूल में भी 10 टीचर या 10 लोग हैं, 8 करते हैं पूरे मन से काम और 2 बिल्कुल निकम्मे निठल्ले होते हैं, कोई मतलब नहीं है काम से। तो वो यूं ही कहते थे कि भाई इनके ऊपर ना एक कोऑपरेटिव होना चाहिए, है ना, इनके ऊपर एक आदमी होना चाहिए जो इनके हिस्सों को बांट सके, जो देख सके। तो रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक ये 2 ऐसे सोशलिस्ट हुए थे कि इन्होंने क्या किया कि इस समाज में ना, इस यूरोप में एक अलग तरीके का थोड़ा सा लोगों को देखने की थॉट पैटर्न हो कि भाई हम, ठीक है, हम पीजेंट हैं, हम किसान हैं, हम खेत में काम कर रहे हैं, तो जितना जिसका हिस्सा होता है वो उतना ले जाए और बस उनका काम चलता रहे। अब लुइस ब्लैंक कहते हैं कि भाई नहीं, हर कोई इंसान काम थोड़ा ना करता है, हर कोई किसान पूरी मेहनत से काम थोड़ा ना करता है, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव को बैठा देते हैं, एंड गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट कोऑपरेटिव, और जो गवर्नमेंट है वो इन फैसिलिटीज को कोऑपरेट करे, ठीक है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब सोशलिज्म के जो सपोर्ट है उसमें कौन कौन आता है, तो देखो, बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, 1870 के दशक में सारे यूरोप में ये आइडियाज, मतलब समाजवाद का जो आइडिया है वो फैलने लग गया था। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। अब देखो, ऐसा तो होता नहीं कि कोई एक इंसान ने सोचा और उसने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा संभाल लिया और होगी चीज, नहीं। अब क्या किया, इंग्लैंड में, जर्मनी में तरह तरह की यूनियंस बननी स्टार्ट हो गई, तरह तरह की यूनियन बननी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले तो एक संस्था बनी, अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी, इंटरनेशनल बॉडी बनी, एक इंटरनेशनल बॉडी बनती है जो हर प्रकार के जो वर्कर्स है, यूनियंस है, उनकी जितनी भी समस्याएं होती है उनको देखती है, जहां जरूरत पड़ती है उनकी हेल्प करती है। ऐसे ही जर्मनी में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है, जिसका नाम रखते हैं SPD। हालांकि आप देखोगे SPD है, नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जर्मनी में बनती है। अब 1914 में भी ऐसी, अभी क्या होता है, 1905 में ब्रिटेन में भी बन जाती है, ब्रिटेन भी 1905 में एक ऐसी यूनियन बना लेता है ब्रिटेन, कि अब जगह जगह ये वर्कर्स अपनी यूनियन बनाने लग गए हैं, अपनी छोटी छोटी पार्टीज बनाने लग गए हैं, यूनियंस बनाने लग गए हैं, ताकि ये अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जितनी भी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए सरकार के कानों को खोल सके, ठीक है। कि हड़तालें कर दी, अगर कहीं किसी को काम से निकाल दिया है तो इन्होंने उसके साथ मिलके बिल्कुल ही अपने बंद कर दी कि ठीक है भाई, आप इनको बंद करो, जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी हम बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो लेबर पार्टी बनती है किसमें, ब्रिटेन में, 1905 में। और ये सब बन क्यों रही है, ये बन रही है ताकि हमारे जीवन है वो अच्छा हो, जो सरकार है वो हमारी कंडीशंस के ऊपर भी ध्यान दे। अब आ जाते हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। रशिया भाई बहुत बड़ा देश है रशिया, ठीक है, आज भी और कल भी था। सो इन 1914 निकोलस द्वितीय रूल्ड द रशियन एम्पायर। तो अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि जो रूस है उसका राजा कौन है, तो ये है सार निकोलस, ठीक है। वैसे हिंदी में देखो तो जार है और इंग्लिश में देखो तो सार है, मतलब टी को प्रोनाउंस ना करके सार निकोलस द्वितीय। ये है रूस का राजा, रशिया का राजा। और ये कहाँ है, ये अपने विंटर पैलेस में बहुत आराम से रह रहा है, बहुत ही
बढ़िया राजा है एक तरीके से, और अपना जी रहा है। ठीक है, आगे पता चला कितना बढ़िया राजा है ये। द रशियन एम्पायर इंक्लूडिंग टेरिटरीज अराउंड मॉस्को, करंट डे फिनलैंड, लताविया, लुथानिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। मतलब अगर आप मैप में देखोगे तो रशिया एम्पायर की टेरिटरीज कहां कहां तक फैली हुई थी? मॉस्को, फिनलैंड, लताविया, लुथानिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। और ये क्या था, इसने कहां तक भी आगे बढ़ा रखा था? जो पैसिफिक ओशियन है वहां तक भी, मध्य एशिया तक भी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इसने पूरे साम्राज्य को, भैया नाम आप देखो, ये है रशियन एम्पायर। एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर, इसने सबको अपने पास मिला रखा है। ठीक है, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखो कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, तो यहाँ कोई सिर्फ एक ही रिलीजन को मानने वाले रहते होंगे? नहीं, यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, जो कैथोलिक थे, ठीक है, कैथोलिक थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, यहाँ बुद्धिस्ट थे, यहाँ पे मुस्लिम भी थे, यहाँ पे तरह तरह के लोग थे। और जो रूस है उसमें खुद ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स वाले, जो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग रहते थे। तो अंडरलाइन करते चलना अपने एनसीईआरटी में कि जो रूस है उसमें रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग थे, और यहाँ रहने वाले कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे और बौद्ध भी थे। तो देखो धीरे धीरे इतना बड़ा भाई देश होता है तो उसमें एम्पायर होता है, तरह तरह के धर्म को मानने वाले, तो टकराव होना थोड़ी सी आम बात हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले रूस की इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, उसको जानना भी तो चाहिए। तो पीछे मैंने बताया था कि 20वीं सदी में, ठीक है, 20वीं सदी में क्या होता था, रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ था? एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। जहां पे फ्रेंच में 40 से 50% लोग ही एग्रीकल्चर में लगे हुए थे फ्रांस में, वहां पे आप देखोगे कि 80% की जो पॉपुलेशन है किसकी? रशिया की, वो किस में लगी हुई है? एग्रीकल्चर में लगी हुई है, खेती बाड़ी करती है। और ये देखो, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं तो ये अपनी जरूरतों का सामान भी उगाते हैं, अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक ऐसा वक्त था जब रूस ग्रेन का बहुत बड़ा क्या था? एक्सपोर्टर था। अब यहाँ पे क्या था कि रशिया में भले ही 80% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, पर यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी। लोगों को जो अपना छोटा मोटा काम करना होता था, अपने घर के पीछे बैकयार्ड में छोटी सी वर्कशॉप लगाई और वहां पे अपने काम कर लेते थे। ठीक है, तो वहां का जो इकोनॉमी था वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस था। अब होता क्या है, जो अब आपने फ्रांस में देखा कि वहां पे जो जिनके पास पैसे हैं, या और भी जो देश हैं जिनके पास पैसे हैं, वो एक संभावना देखते हैं कि देखो रशिया में या रूस में कोई किसी प्रकार की फैक्ट्री नहीं है, चलो यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई जाए, है ना? क्यों? क्योंकि अगर कच्चा माल चाहिए होगा, भाई उनको कोल चाहिए होगा, अगर वो कुछ और चीज चाहिए होगा तो वो कहाँ से मिल जाएगा? रशिया के लोग तो ये इकोनॉमी उसमें लगे हुए एग्रीकल्चर में, वहां से मिल जाएगा। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और फैक्ट्रीज दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पे लगती है। एक होती है बेटा यहाँ का जो सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर है वहां लगती है, और दूसरी लगती है मॉस्को में। तो ये 703 किलोमीटर दूर आसपास का इनका जो दूरी है, इन दोनों उनकी दोनों जगहों की। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आप फिर भी सुन सकते हो कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में एक बहुत बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लगाए गए, कारखाने बनाए गए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, इन्होंने क्या सोचा, इन जो विदेशी यहाँ पे इन्वेस्टर आए थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना रेलवे लाइन बिछा देते हैं। तो 1890 में इन्होंने रेलवे का पूरा प्रचार प्रसार कर दिया, पूरी पटरी बन गई, एक कनेक्टिविटी हो गई। अब ये अपने कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते थे और कहीं से भी अपना सामान मंगवा सकते थे। तो देखो रशिया की जो इकोनॉमी थी वो किससे चल रही थी? एग्रीकल्चर से चल रही थी। लोगों ने सोचा भाई रशिया एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्रीज को लगा सकते हैं। तो जो पूंजीपति लोग थे, जो पैसे वाले थे, उन्होंने रशिया में आके अपना क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज लगानी स्टार्ट कर दी।
ठीक है, अब फैक्ट्रीज लगी है तो उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो इस एग्रीकल्चर से आ ही रहा था। अब ये देखते हैं कि भाई कनेक्टिविटी चाहिए तो रेलवे का भी विस्तार कर देते हैं कि रेलवे भी आ जाती है। अब जैसे ही रेलवे का नेटवर्क जो बनता है, अब विदेशी निवेश तेजी से होने लग जाता है कि भाई अब कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम आराम से रशिया में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज को स्थापित कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इसी टाइम में जो रूस है, जो रशिया है, उसमें क्या होता है, जो चीजें है ना उनमें, उनके उत्पादन में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो कोल का उत्पादन है, जो कोल का मैन्युफैक्चर है, वो दोगुना हो जाता है। ठीक है, दुगना मतलब लोग तेजी से काम कर रहे हैं। और जो स्टील और आयरन का काम होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब इतना तेजी से काम हो रहा है। अब कोल का दुगना हो रहा है तो रेलवे को आसानी होगी, क्यों, आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी पे छोड़ना चलती है भाई, पहले तो उसको कोयला चाहिए था चलने के लिए रेलवे को, तो कोयला 2 गुना हो गया उसका उत्पादन, स्टील का, आयरन का उत्पादन 4 गुना हो गया। मतलब इतनी ज्यादा वहां पे क्या होने लग गई भाई, उत्पादन हो गई, वृद्धि होने लग गई। ठीक है, अब 1900 के आते आते क्या होता है कि जो कारीगर है और जो कारखाना मजदूर है वो एक तरीके से बराबर की संख्या में हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है, क्योंकि मैंने अभी पीछे भी बताया था कि जैसे ही फैक्ट्रीज आती हैं तो जो ये एग्रीकल्चर में लगे हुए किसान थे ना, ये अपना किसानी का सारा काम धाम छोड़ के आ जाते हैं इन फैक्ट्रीज में। इन्हें लगता है कि यहाँ पे इनको मिलेगा बहुत सारा पैसा, इनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इनको लगा कि कोई शायद वहां खानी दबी हुई है कि जाएंगे, हाथ लगाएंगे, पैसे निकलेंगे, रिच हो जाएंगे। यहाँ पूरे दिन अपने खेतों में इनको काम करना पड़ता है। पर यही सोच उनके लिए गलत साबित होती है। जैसे ही पूरे गांव के गांव उठ के इन फैक्ट्रीज में आते हैं ना, तो उनकी जो रहने की स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अब फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं 12 से 15 घंटे, मतलब 12 से 15 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर, अच्छा ये तो अलग है। अब उनके 12-15 घंटे बढ़ गए हैं काम के लिए। अब वो ऐसे रह रहे हैं, डोमेट्रीज में रह रहे हैं, मतलब कोई कमरा नहीं है रहने के लिए, डोमेट्रीज में रह रहे हैं। ऐसे बेड लगे हुए हैं लाइन से कि वो आते हैं, काम करते हैं और आके खाना वाना खा के 1 घंटे में फिर सो जाते हैं। आपने धर्मशाला देखी है? जैसे धर्मशाला में गद्दे मिल जाते हैं 500 रुपीज में, ठीक है, उसको बिछाओ, सो जाओ, अगले दिन अपने घर चले जाओ। पर यहाँ पे इस डोमेट्री में ये लोग रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर खाना वाना खा के नहा धो के, ये मतलब नहाना क्या तो क्या ही होता होगा, और फिर ये वापस 12 से 15 घंटे इन फैक्ट्रीज में काम करने चले जाते हैं। तो यहाँ इनकी जो रहने की दशा है ना वो बद से बदतर है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे कि भाई जो औरतें हैं उनकी तो दशा और भी बेकार है। अब वो बेकार कैसे है कि उनको जो मैन है उनके बराबर पैसे नहीं दिए जाते। उनको या तो आधा दिया जाता है कि अगर एक आदमी को 100 रुपए मिल रहे हैं तो एक औरत को तो 50 रुपए देंगे या 75 रुपीज देंगे। उनको बराबर 100 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, रहने का तो है ही नहीं। और दूसरी बात, जो ये मजदूर हैं ये भी 2 प्रकार की चीजों में बटे हुए हैं। एक कह रहे हैं अपने आप को कि भाई अगर हमें मेटल का काम आता है तो हम तो बहुत ज्यादा आपसे क्या है, हम अच्छे हैं। मतलब वर्कर्स ने भी अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक वो जो मजदूर है, खाली काम करते हैं, या जो भी भाई कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है या कुछ सामान को यहाँ से वहां ले जा रहा है, कुछ खोद रहा है, कुछ काम कर रहा है, एक तरह की वर्कर है। दूसरे ऐसे वर्कर हैं जो स्किलफुल्ड हैं, वो अपने आप को इन वर्कर से अलग मानते हैं और कहते भी कि हमारे काम में ज्यादा स्किल की जरूरत है तो हम आपसे अलग भी हैं। तो ऐसे बहुत तरीके से ये लोग आपस में रह रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ का अर्थव्यवस्था और समाज समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं पीजेंट्स की तरफ, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहाँ वर्कर्स और पीजेंट्स ही क्या लेके आएंगे, रेवोल्यूशन लेके आएंगे। तो हम देखते हैं गांव में क्या हो रहा है। गांव में जो पीजेंट्स हैं उनकी जो दशा है वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, पीजेंट्स, वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक
वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। अच्छा, ये बात और ध्यान रखने के चलना, हालांकि वर्कर्स अपने आप को मतलब कहते हैं कि जो कारीगर है वो अलग है, जो मजदूर हैं वो अलग है, बट जब कभी भी इनके ऊपर कोई विपदा आती है या इनके साथ मालिक कोई गलत व्यवहार करता है तो ये एक साथ हो जाते हैं, सारे ये स्ट्राइक कर देते हैं एक साथ मिलके। अब हम चलते हैं पीजेंट्स के बारे में कि जो देहात है वहां पे क्या क्या हो रहा है। अब देखो, जो गांव की संपत्ति है ना, वो किसके हाथों में है? वो इन सामंत, इन राजाओं, इन ऑर्थोडॉक्स चर्च के हाथों में है। और मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए हैं। भाई कुछ किसान ऐसे हैं जो धार्मिक हैं, और भाई भले ही किसी के पास बड़ा खेत है, किसी के पास छोटा खेत है, पर इनके पास एक क्या बात थी, ये क्या करते थे, मैंने अभी पीछे भी बताया। जो ब्लैंक है और जो इंडियाना की जिसने स्थापना की थी, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट ओवन, उनके हिसाब से क्या करते थे ये लोग, अपने एक पूरे खेत पे काम कर रहे हैं, ठीक है, खेत पे काम कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं, सारे मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर कोई 4 फैमिली मेंबर का जो किसान है उसका अगर इतना बनता है तो वो इतना लेके जाएगा, कोई 8 फैमिली मेंबर्स का है उसका इतना बनता है तो वो इतना लेके जाएगा। मतलब ये क्या करते हैं, नेचुरली ही आपस में एक दूसरे की हेल्प करके काम करते थे। दूसरी बात, भले ही इनका जो इनकी जमीन थी, इनकी जायदाद थी, इन राजाओं, इन सामंतों, ऑर्थोडॉक्स चर्च के कब्जे में थी, पर ये इन नोबिलिटी पर्संस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। अब फ्रेंच के लोग तो भाई अपने जो नोबिलिटीज थे उनकी कदर भी करते थे, अगर कोई लड़ाई हो जाए तो उनके लिए लड़ाई भी कर लेते थे। पर जो किसान थे ना, वो ये कहते थे कि जो ये धरती के हम ही सपूत हैं एक तरीके से, अगर हम नहीं है तो तुम्हें खाने को भी नहीं मिलेगा। तो ये पीजेंट्स अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते थे। अगर कुछ बात हो जाती थी तो ये क्या करते थे, अपने नोबिलिटी को मार भी देते थे कि भाई ठीक है, जा चला जा, मेरे को नहीं देना टैक्स, मेरे को नहीं देना तेरे को कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या करते, उनको उनकी हत्या भी कर देते थे। और 1902 में तो इन्होंने जो साउथ का रूस था उसमें बहुत सारे ऐसे जो नोबिलिटी थे उनको मार भी दिया था। और 1905 में तो पूरे रशिया में तरह तरह की ऐसी खबरें सुनने को मिलती थी कि इस पीजेंट ने उस नोबिलिटी को मार दिया, इस पीजेंट ने उस ऑर्थोडॉक्स आदमी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती। तो किसान निडर थे यहाँ पे, कि जो पीजेंट थे वो निडर थे, वो ऐसे डरते वरते नहीं थे, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि जो ये किसान है ना, ये नेचुरली ही सोशलिज्म को मानते हैं। तो जो क्रांति आएगी, जो रेवोल्यूशन आएगा, वो ये पीजेंट लाएंगे। मतलब आपने देखा, 2 तरह के लोग हो गए। एक जो ये मान रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन है फ्रेंच में, जो सॉरी रशिया में जो रेवोल्यूशन है उसको किसान लेके आएंगे, और कुछ मान रहे हैं कि वर्कर्स लेके आएंगे। अब ये मानने ना मानने में देखेंगे किसका सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो ये मैप आप देख सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि रूस में सबसे पहले 1914 से पहले आप किसी भी प्रकार की पार्टी नहीं बना सकते थे, कि आप किसी भी पार्टी को नहीं बना सकते, चाहे वो वर्कर्स की हो, पीजेंट्स की हो, आप नहीं बना सकते। सार ने ये मना कर रखा था कि आप नहीं बनाओगे। पर फिर भी 1898 में एक पार्टी बनी हुई थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नाम देख रहे हैं? 1898 में रशिया में मजदूरों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, समाज के लोकतंत्र के लिए जो मजदूरों ने पार्टी बनाई है, ठीक है। और उसके बाद 1900 में पीजेंट्स भी बना लेते हैं। अब सभी इनको सोशल मान ही रहे थे, तो ये अपनी पार्टी का नाम रखते हैं सोशलिज्म। क्या नाम रखते हैं अपना? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। आप देख के कहोगे कि इन पार्टी का नाम तो सेम सा ही है, सेम है, पर सेम नहीं है। रशिया के जो वर्कर्स हैं वो बनाते हैं सोशल डेमोक्रेटिक, और जहां पे पीजेंट्स को माना यही जा रहा था कि ये तो नेचुरली सोशल है, तो इन्होंने क्या बनाया? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, की जो रेवोल्यूशन है समाज में वो ये पीजेंट ही लाएंगे। तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी क्या रखा? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। पर अब आ जाते हैं लेनिन, ठीक है। अब आ जाते हैं
लेनिन। अब लेनिन कौन है? लेनिन एक ऐसे इंसान है जो ये मानते हैं कि जो रियल में रेवोल्यूशन है वो वर्कर्स का ही है। इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। हाँ जी, अभी बताया कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में किसी प्रकार की पार्टी बनानी इलीगल थी। 1900 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, ये हालांकि 1898 में बनती है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड। इट स्ट्रगल टू गिव पीजेंट देयर राइट्स ओवर लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स। ठीक है, ये बनती है, ये यहाँ पे आएगा 1900 में। 1900 में क्या बनती है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। और इसको कौन बनाते हैं? पीजेंट्स। ठीक है, ये पीजेंट्स के लिए काम करती है, ऊपर वाली वर्कर्स के लिए काम कर रही है 1898 में। ठीक है, अब लेनिन आते हैं और लेनिन क्या कहते हैं कि जो किसान है ना वो रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकते। लेनिन का क्या कहना है कि जो किसान है वो रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो किसान है वो तो बटे हुए हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई भाई किसी के दूसरे खेत में मजदूरी करता है, किसी के पास अच्छे खासे बड़े बड़े खेत हैं, कोई अपनी खेतों में ही नौकरी करवाता है। ये किसान कैसे रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं? उनका मानना था कि जो रेवोल्यूशन है ना वो तो वर्कर्स ही ला सकते हैं, क्योंकि वर्कर्स चाहे भले ही ये वर्कर्स, आप देख रहे हो कैसे लाइन में एकजुट में एक कमरे में पता नहीं कितने लोग भरे हुए हैं, मजदूर, और सब खाना खा रहे हैं। लेनिन ये कहते थे कि भाई जितने भी ये मजदूर हैं, ये वर्कर्स हैं, इन सब की जो समस्याएं वो सेम है। क्यों? भाई इनको 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है ना, इनके घंटे बहुत ज्यादा है, हेल्थ के बारे में कोई सोच नहीं रहता है, डोमेंट्रीज में रहते हैं, इनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। तो इनके लड़ाई के या रेवोल्यूशन के जो कारण है वो सबके सेम है। भले ही आपस में एक दूसरे को भाई मैं कारीगर हूं, मैं अलग हूं, मैं वर्कर हूं, मैं अलग हूं, ये मान रहे हैं, पर जब स्ट्राइक होते तो एक हो जाते हैं। तो लेनिन यही मानते थे कि भाई ये वर्कर्स हैं, रियल में रेवोल्यूशन यही लेके आएंगे। ठीक है, और मार्क्स भी यही मानते थे कि भाई जो रेवोल्यूशन है वो वर्कर्स ही करेंगे और वर्कर्स ही अपनी जो स्थिति है उसको खुद सुधार सकते हैं। अब जैसे अब लेनिन बात कर रहे हैं, जरूर थोड़े कि सब इनसे खुश हो, तो ऐसे ही जो लेनिन के साथ थे, जो लेनिन के साथ थे उनको हम कहते हैं बोल्शेविक। सॉरी, क्या बोलते हैं? बोल्शेविक। और जो लेनिन की बातों को नहीं मानते थे, जो पीजेंट को ही रेवोल्यूशन का हिस्सा मानते थे, उनको हम कहते हैं मेंशेविक। क्या कहते हैं? मेंशेविक। अब लेनिन ये भी कहते थे कि जो सच में काम करने वाले लोग हैं ना उनको पार्टी में जगह दो। लेनिन क्या कहते थे कि भाई जो काम करने वाले लोग हैं ना उनको पार्टी में जगह दो। और मेंशेविक कहते थे कि जो पार्टी है वो सभी के लिए ओपन है। लेनिन कहते थे आप क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ध्यान दो। क्या सच में जो एक इंसान अभी आया है इस पार्टी का, इनका यूनियन का मेंबर बनने के लिए, क्या वो योग्य है? क्या वो किसी प्रकार जिम्मेदारी को उठा सकता है? क्या वो रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा सकता है? वो ऐसे लोगों की खोज में थे लेनिन। और मेंशेविक कहते थे भाई क्या हो गया, इसको भी तो कोई समस्या होगी, इसको भी पार्टी में ले लो। तो पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक। लेनिन लेड बोल्शेविक ग्रुप। अब आपको यहां से पता चल गया होगा जो लेनिन थे वो बोल्शेविक ग्रुप को करते थे और वो कहते थे जो वर्कर्स हैं वो ही क्या लाएंगे, रेवोल्यूशन करेंगे और उन्हीं की बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, अ टर्बुलेंट टाइम। अब 1905 का समय आ गया, 1905 का समय आ गया जहां पे होगी पहली क्रांति। 1905 की क्रांति होगी, 1905 का रेवोल्यूशन आएगा। और ये कैसे आएगा भाई? जो सार निकोलस है वो एक ऐसा ऑटोक्रेस है, ऑटोक्रेस मतलब निरंकुश राजशाही है कि उसे अपने ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं चाहिए, वो किसी की नहीं सुनेगा। और वो चाहता भी यही था। पर जो ये सोशल डेमोक्रेटिक के जो मेंबर थे, जो नेशनलिस्ट थे, जो जदीदी थे, वो ये कहते थे नहीं भाई
इसके भी नाक में नकेल कसनी पड़ेगी, इसको भी झुकाना पड़ेगा, इसको हमारी बातें माननी पड़ेगी। और इसी वजह से हो जाता है रेवोल्यूशन ऑफ 1905। अब एक क्वेश्चन आता है, जदीदी कौन थे? तो जदीदी वो लोग थे जहां पे मुस्लिम बहुल लोग रहते थे, जहां पे मुस्लिम इलाके थे। ठीक है, तो होता क्या है 1904 में जो भाई अपने खाने पीने की चीजें उनके प्राइस ना बढ़े, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जैसे ही 1904 का साल आता है ना, 1904 का साल आता है, जो चीजें हैं वो उनकी कीमतों में तेजी आ जाती है। मतलब हर चीज के दाम बढ़ा दे जाते, कि मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो 10 रुपए की है, पर जो आपका ब्रेड है वो 18 रुपए का आ रहा है, आप मान के चलो। तो क्या हुआ है, जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें 20% का इजाफा कर दिया, और लोगों का मेहनत, लोगों की जो सैलरी वो नहीं बढ़ी, बस चीजों की कीमतें बढ़ गई। अब देखो लोग को तो गुस्सा आएगा ना, कि जो चीज उसको मतलब 10 रुपए मिल रहे हैं और चीज आ रही खाने के 18 रुपए में, वो 8 रुपए कहाँ से लेके आएगा, है ना। तो अब लोग थोड़े से गुस्साए हुए थे। अब वो पुटिलो, अब एक बात और हो जाती है कि पुटिलो में एक फैक्ट्री में से 4 लोगों को हटा दिया जाता है। पुटिलो एक जगह है, तो उसमें क्या होता है, 4 वर्कर्स को वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया गया। अब क्या किया वर्कर्स ने, एक आंदोलन, एक मूवमेंट ही छेड़ दिया कि क्यों निकाला भाई हमारे आदमियों को, क्यों निकाला, क्यों। अब देखो मालिक के लिए ठीक है, तो वो आज मजदूर जाएगा, 4 मजदूर और आएंगे, तो उन्हें तो ये था कि हाँ चलो जाओ, हमें तुम्हारी की जरूरत नहीं है। अब वर्कर्स को ये बात क्यों होता है ना, कि कहीं चिंगारी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा घी या उसकी जरूरत होती है कि बस ठीक है आग पकड़ लेंगे बातें। तो वहां ऐसे ही होता है, जैसे इन 4 मेंबर्स को पुटिलो आयरन वर्कर्स मिल्स में से हटाया जाता है, इन लोगों ने भाई एक स्ट्राइक कर दी कि हटो, अब हम काम ही नहीं करते हैं। अब ये लोग सभी इकट्ठा होकर चले जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। इस सेंट पीटर्सबर्ग में जहां राजा का महल है, वहां पे ये हो हल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब संडे का दिन है, राजा कह रहा कौन है, इनको भगाओ, हटाओ इनको। अब उस हटाने में क्या होता है कि सबसे पहले तो 1,10,000 वर्कर्स वहां इकट्ठे हुए थे। अब राजा की जो पुलिस है, जो कोसैक्स है, अब वो क्या कर देती है, अटैक कर देती है। अब इस अटैक में 100 वर्कर मारे जाते हैं, और जो 300 वर्कर हैं वो घायल हो जाते हैं। अब इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती है वहां, तो वो 4 ही आदमी के लिए स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ 100 लोग मर गए हैं और 300 को घायल हो चुके हैं। अब ये लोग बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, और उस दिन के दिन को खूनी रविवार, ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और ये तारीख होती है 22 जनवरी 1905 का टाइम होता है। खूनी संडे बन जाता है, क्यों, हर जगह स्ट्राइक हो जाती है। जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं वो भी छोड़ देते हैं, वकील भी अपना काम छोड़ के हड़ताल करके आ जाते हैं, डॉक्टर भी, इंजीनियरिंग भी, कि भाई हो तो रही है हड़ताल, हम भी अपने काम को लेकर चलेंगे, भी हमसे काम तो बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसी बहती गंगा में अपने हाथ धोने आ जाते हैं, हर जगह स्ट्राइक होनी स्टार्ट हो जाती है। और अब ये कहते हैं कि भाई हमें तो क्या बनानी है, यूनियंस ऑफ यूनियंस बनानी है, मतलब यूनियन की भी यूनियन बनानी है। हमें इस राजा की किसी बात को नहीं सुनना, अगर ये राजा हमारी बात को नहीं सुन रहा है। तो इसी को हम याद रखते हैं ब्लडी संडे के नाम से। 22 जनवरी 1905 को लोगों पे इन्होंने जैसे अटैक करवाया, जिसमें 100 वर्कर्स मर गए और 300 वर्कर्स घायल हो गए। और कारण क्या था, पुटिलोव की आयरन फैक्ट्री थी जिसमें 4 मेंबर्स को हटा दिया गया था, और जो वर्कर्स उन्होंने स्ट्राइक बोल दी एक तरीके से, और ये सारे इकट्ठे होके, मतलब 1,10,000 जो वर्कर्स है वो इकट्ठे होके सेंट पीटर्सबर्ग में जो राजा का महल है, विंटर पैलेस, उसके वहां पे जाके इन्होंने अपनी डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया। पता चल गया, ब्लडी संडे की तारीख याद करना, 22 जनवरी 1905 हुआ क्यों था, कि ये जितने भी जो प्राइस है एसेंशियल गुड्स की जो इतनी बढ़ा दी गई थी, उसको कम कराने के लिए गए थे। दूसरी बात ये था कि जो 4 मेंबर्स निकाल दिए थे पुटिलोव एंड वर्कर्स में से, तो लोगों ने सारे में स्ट्राइक कर दी, और 1,10,000 वर्कर्स उठ के सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए। राजा ने कहा कि चलो अटैक कर दो इनके ऊपर, इनको भगा दो यहाँ से। उस अटैक में, उस भागम भगाई में 100 वर्कर्स मर गए, 300 घायल हो गए, और जो स्ट्राइक है उसका ऐसा रिएक्शन हुआ कि इसको ब्लडी संडे की संख्या दे दी गई। और क्या हुआ, लोगों ने यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। ठीक है, अब राजा थोड़ा सा हिल गया। राजा ने सोचा ये क्या हो गया, अब तो सारे ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। तो उन्होंने सिर्फ उन लोगों की बात रखने के लिए कि राजा ने ड्यूमा को का गठन कर दिया।
ठीक है। ड्यूमा, ड्यूमा क्या है? ड्यूमा रूस की, रसिया की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। अब उसने क्या किया, पहली ड्यूमा की जो बैठक हुई उसको 75 डेज के अंदर अंदर उसने खत्म कर दिया। ठीक है, मान ली बात मान ली, चलो इस खत्म करे, कुछ डिसीजन नहीं हुआ, खत्म कर दिया। फिर सेकंड ड्यूमा होती है, उसको ये 3 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देता है। भाई जार है, ये क्या है, सार है, मतलब सॉरी मैं इसको हिंदी में जो लिखा हुआ है जार, उसके हिसाब से इसको प्रोनाउंस कर रही हूं, तो सार निकोलस है। तो ये क्या करता है कि बहुत चालाक आदमी है, ये क्या कहता है कि भाई इसको बंद करो, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे ही तीसरी ड्यूमा जब होती है तो वहां ये लिबरल्स और जो रेडिकल्स हैं, इनकी बजाय जो कंजर्वेटिव्स है ना, जो मंत्री थे, जो पहले से ही रिच थे और चाहते थे कोई किसी प्रकार का चेंज आए ही ना, ये उनको बैठा देता है, ये अपने मंत्रियों को वहां बैठा देता है, और जो जितने भी रेडिकल्स हैं, जितने भी लिबरल्स हैं, इनको उठा के बाहर पटक देता है ड्यूमा के बाहर कि चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है, कुछ भी सुना नहीं जाएगा। अब लोग हो गए भाई इससे थोड़ा सा दुखी कि ये क्या ही कर दिया भाई इसने। ठीक है, ब्लडी संडे के बारे में पढ़ लिया। अब हो जाती है शुरुआत किसकी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो ब्लडी संडे के बारे में पढ़ लिया कि द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसिलेटिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा। द सार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, अनाउंस द इलेक्शन ऑफ अ सेकंड ड्यूमा, एंड सार कंटिन्यूड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। कि वो कहता है कि इन रेडिकल्स और इन लिबरल्स को हटाओ यहाँ से, कंजर्वेटिव्स को रखो, जो ये कह रहे हैं वो बात होगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जो मैंने डिसीजन ले लिया है मैं अपने डिसीजन पे ही काम करूंगा। अब हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तैयारी। आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है। ठीक है, होता क्या है कि 2 तरह के ग्रुप बनते हैं, 2 तरह के ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप है रशिया, अब यहां से समझना मैप से, ये है जर्मनी, जर्मनी का ही दोस्त है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के साथ है टर्की। ठीक है, यहां पे है रशिया, ठीक है, यहां पे क्या है, रशिया, यहां है फ्रांस, और यहां है ब्रिटेन। ठीक है, तो जो जर्मन, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये है सेंट्रल पावर। क्या है बेटा, ये सेंट्रल पावर है। और जो रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में 1917 में यूएसए भी इनके साथ आ जाता है, तो ये है अलाइज। अलाइज मतलब मित्र राष्ट्र है, कि ये इसका मित्र है, ये इसका मित्र है, और ये क्या है, अलाइज है। तो आपने देखा सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर में जो लोग बैठे हैं उनको नाम दिया है GOA, गोवा नाम से याद रख सकते हैं। पहला है जर्मनी, उसके बाद है ऑस्ट्रिया, ऑटोमन साम्राज्य, आप उसको, ये ऑस्ट्रिया, और ये ऑटोमन साम्राज्य जिसको हम टर्की भी बोलेंगे आगे। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य है ये, टर्की ही नाम है इसका। और जो एलाइज हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, उसमें है फ्रांस, यूएसए, रशिया और ब्रिटेन। समझ में आ गई बात, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये सारे आपस में मित्र हैं, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और रशिया, ये आपस में मित्र है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य। ठीक, अब इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है। ठीक है, इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन। अब जैसे ही ये जो लड़ाई होनी स्टार्ट होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, तो जो रशिया के लोग हैं वो अपनी सारी बातों को भूलकर इस सार निकोलस का साथ देते हैं कि कोई बात नहीं, घर की बात घर में रखते हैं, राजा तो हमारे देश का है, इसका साथ देते हैं। ठीक है, तो भाई युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध कहाँ शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच में स्टार्ट होता है। शुरू में जो रसिया के लोग हैं, ये राजा की बहुत हेल्प करते हैं कि ठीक है हमारा राजा है, हम उसको काफी हेल्प करते हैं। पर उन्हें लगता था कि कुछ दिनों बाद ये जो वर्ल्ड वॉर है खत्म हो जाएगी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये इतना लंबा वॉर हो जाएगी कि जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो ये सार निकोलस है, इनकी वाइफ है जरीना। ठीक है, जरीना वो कहाँ की है, वो जर्मनी की है। और दूसरी बात, इनका एक सलाहकार है जिसका नाम है रासपुतिन, वो भी वहीं का है। तो कुछ चीजें हैं, अब उन्हें लगता है कि अगर राजा हार भी गया
ठीक है। अगर राजा हारता है या जीतता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? जर्मनी उसका क्या है, उसका ससुराल है, वो तो फिर से बैठ कर चाय पानी पिएगा। अब वो कहते हैं कि भाई हमें राजा की कोई हेल्प वेल्प नहीं करनी। अब दूसरी बात और क्या होती है कि देखो यहाँ रशिया और जर्मनी की लड़ाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो जर्मनी वो फ्रांस और ब्रिटेन से भी लड़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के साथ क्या होता है कि यहाँ ट्रेंचेस बना दी जाती है, ट्रेंचेस बना दी जाती है मतलब खाई बना दी जाती है, और इसमें घुस के जर्मनी के लोग क्या कर रहे हैं, अब इस फ्रांस को ब्रिटेन के सैनिकों से हमला कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि हमारा एरिया तो बहुत बड़ा है, हम तो जर्मनी को यूं ही धराशायी कर देंगे। अब क्या होता है, जर्मनी के जो सैनिक है वो पहली वाली जो वॉर होते हैं उसमें हावी हो जाते हैं और स्टार्टिंग में रशिया के लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, रशिया के सैनिकों को बिल्कुल दबोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो रशियन के जो लोग हैं, रशियन सैनिक हैं, वो अपने देश में अंदर भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो भागते भागते क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जर्मनी जो सैनिक है वो हमारे देश में एंट्री कर जाएंगे, तो जितने भी रास्ते में इमारत खेत पड़ रहे थे ये उन लोगों को तोड़ते खराब करते, फसलों खराब करते हुए चल पड़े। अब इस युद्ध का क्या कारण होता है, 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में जो रूसी सैनिक है वो हार जाते हैं, और 1917 में जो कैजुअलिटी होती है, अब उसका आप अंदाजा लगाना, 70 लाख लोग मर जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो जाते हैं, क्यों? उनके घरों को ये मार, उनको तोड़ वोड़ देते हैं, सारी फसल खराब हो चुकी है, ठीक है। अब होता क्या है, इन सब कारणों से जो सार निकोलस है उसके खिलाफ उसकी जनता हो जाती है। दूसरी बात, भाई इतने यंग जवान बच्चों को उठा के इस लड़ाई में फेंक दिया। अब वो लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें लड़ना नहीं था, क्यों? क्योंकि भाई हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे खेत खराब हो रहे हैं, हमें रहने को नहीं मिल रहा, हमें खाने को नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि हम इस राजा वाजा की कोई हेल्प नहीं करेंगे, खत्म करो, हमें नहीं चाहिए। अब ये लोग तो वहां लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ रेलवे ट्रैक टूट गए हैं। अब जो एक जहां से उनका खाना पानी आता था, जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी जहां से उनका कच्चा माल आता था, वो सारी चीजें खत्म होनी स्टार्ट हो गई। मतलब एक तरीके से जो रशिया है उसकी जो इकोनॉमी है वो धराशायी होने लग गई थी, कि जो अंदर से लोग हैं वो टूटने लग गए थे कि भाई क्यों वॉर हो रही है, किस लिए हो रही है, भाई हमें नहीं करना, हमें नहीं करनी कोई वॉर, ठीक है। हाँ जी। The First World War and the Russian Empire. In Russia, the First World War was initially very popular, but later the support grew thin. Anti-German sentiments ran high. Russian armies lost badly in Germany and Austria. The war also affected the industry. There were labor shortages. By 1916, railway lines began to break down. The small workshops were closed down. There were shortage of grain, hands of bread. कि हर प्रकार की शॉर्टेज होने लग गई, और क्या हुआ, ये सब चीजें खत्म हो गई, लोगों ने अपने राजा का साथ देना खत्म कर दिया। अब आ जाता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना रखते हैं, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।